नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा एजेंडा है सर्कुलर क्यू को डिस्कस करना, और सर्कुलर क्यू को एक बार डिस्कस करने के बाद उसको लेके जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करना। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार आपने उन एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया तो उसके बाद सर्कुलर क्यू को लेके आपका सवाल किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब भी हम क्यू के टाइप्स की बात करते हैं तो हमें चार तरह का क्यू देखने को मिलता है। सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी क्यू। सबसे पहला जो हमारा क्यू होता है उसे हम बोलेंगे ऑर्डिनरी क्यू। ऑर्डिनरी क्यू को कई बार हम सिंपल क्यू भी बोल देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सर्कुलर क्यू। फिर हमें तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास डी क्यू, जिसको हम डेक भी बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका डबल एंडेड क्यू। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी क्यू को। ठीक है, तो ऑर्डिनरी क्यू को या सिंपल क्यू को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, जहां पर हमने देखा था कि जो हमारा क्यू होता है, क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? तो आप कहोगे कि फिबो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसे सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा। इंसर्शन और डिलीशन के लिए यहाँ पर दो सेपरेट ऑपरेशन होते हैं। इंसर्शन के लिए आप एनक्यू ऑपरेशन का यूज करते हैं और डिलीशन के लिए डीक्यू ऑपरेशन का यूज करते हैं। हमें यह भी पता है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो दो अलग अलग एंड से होता है। जिस एंड से इंसर्शन होता है उसको हम रियर एंड बोलते हैं, और जिस एंड से डिलीशन ऑपरेशन होता है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। हमें यह भी पता है कि जब जब आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर में एन की ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तब तब आप रियर की वैल्यू को एक से बढ़ा देते हो। तब तब आप क्या करते हो? रियर की वैल्यू को एक से बढ़ा देते हो। और जब जब आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर में डी की ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तब तब आप फ्रंट की वैल्यू को एक से बढ़ा देते हो। हमें यह भी पता है कि जब आप एन के ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपका जो क्यू होता है वो कैसा हो जाता है? फुल हो जाता है। और उस केस में अगर आप एन की ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर जो एरर आपको देखने को मिलती है वो ओवरफ्लो की एरर आपको देखने को मिलती है। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर में ओवरफ्लो की एरर आपको कब देखने को मिलती है? जब आपके रियर में रखा हुआ कंटेंट बराबर आ जाए किसके? n-1 के। और यहाँ पर n का मतलब है क्योंकि कैपेसिटी में, मतलब क्यू आपका मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होल्ड कर सकता है। और जब एम्प्टी क्यू में आप किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एम्प्टी क्यू में जब आप डी की ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तब आपको अंडरफ्लो एरर देखने को मिलती है। और अंडरफ्लो की सिचुएशन आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर में कैसे चेक करते हो? जब आपका फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो? -1 के बराबर हो। ये सारा का सारा जो गेम था वो किसके लिए था? आपका सिंपल क्यू के लिए, ऑर्डिनरी क्यू के लिए। अब सिंपल क्यू के कुछ ड्रॉबैक्स है, उन ड्रॉबैक्स को हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे किसकी तरफ? सर्कुलर क्यू की तरफ। तो जब भी हम सर्कुलर क्यू को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिंपल क्यू था उस सिंपल क्यू के कुछ ड्रॉबैक्स है। मान के चलो कि एक क्यू हमें गिवन है और उस क्यू की जो कैपेसिटी हमें गिवन है, आप कैपेसिटी बोल दीजिए, एन बोल दीजिए, मैक्स साइज बोल दीजिए, बात एक ही है। वो सपोज करो हमें गिवन है 5। दैट मीन्स ये 5 एलिमेंट का क्यू हमारे पास है जिसकी इंडेक्स है फ्रॉम 0 टू 4। इनिशियली जो हमारा फ्रंट होता है वो उसमें क्या रखा हुआ होता है? -1। और रियर में भी क्या रखा हुआ होता है? -1। अब हम यहाँ पर सीरीज ऑफ एन की ऑपरेशन और डी की ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इनिशियली फ्रंट और रियर दोनों में क्या देखने को मिलेगा? हमें -1 देखने को मिलेगा। सपोज करो यहाँ पर हमने एन की ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेट से 11। तो होगा क्या? इस क्यू में नए एलिमेंट को ऐड किया जाएगा। जब क्यू में जब भी हमको नया एलिमेंट ऐड करते हैं उससे पहले हम क्या चेक करते हैं? ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करते हैं। और ओवरफ्लो सिंपल क्यू में कैसे चेक किया जाएगा? कि यदि
रियर में रखा हुआ कंटेंट बराबर आ जाए किसके, कैपेसिटी -1 के। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो की सिचुएशन। अगर ऐसा होता है तो वो आपका ओवरफ्लो की सिचुएशन कहलाएगा। और यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो की सिचुएशन। तो आपने एन के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहा, सबसे पहले चेक किया जाएगा कि रियर में रखा हुआ कंटेंट कैपेसिटी -1 के बराबर है क्या। नहीं, रियर में तो आपका -1 रखा हुआ है और -1 आपका कभी भी 4 के बराबर नहीं होता है। कंडीशन फॉल्स हुई मतलब एन के ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो जब भी आप एन के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उस टाइम पे आप रियर की वैल्यू को क्या करते हो, 1 से बढ़ाते हो। तो -1 + 1 0 और 0th इंडेक्स पे आपका डेटा चला जाएगा 11। फिर आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर में इस केस का भी ध्यान में रखना होता है कि जब आप पहली बार एन के ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो ना केवल रियर आपका 1 से बढ़ता है बल्कि फ्रंट भी आपका 1 से बढ़ता है। तो क्या ये पहली बार आपका एन के ऑपरेशन हो रहा है, तो आप कहोगे यस। कैसे पता चला, क्योंकि फ्रंट में क्या रखा हुआ है, -1 रखा हुआ है। इसका मतलब है पहली बार एन के ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। तो आप फ्रंट की वैल्यू को भी क्या कर दीजिए, 1 से बढ़ा दीजिए। उसके बाद अगेन आप एन के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और इस बार आपने 22 जो आइटम है उसको आप इंसर्ट करवाना चाहते हो। फिर से आपका ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक होगी, क्या ऐसा है क्या, नहीं, क्योंकि रियर में आपका 0 रखा हुआ है और 0 आपका 4 के बराबर नहीं है। तो सिंपली आप रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए और बड़ी इंडेक्स पोजीशन पे आप डेटा को रख दीजिए। अब हम यहां से डी की ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब भी आप डी की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे सबसे पहले क्या चेक करोगे, अंडरफ्लो की सिचुएशन कब आएगी, जब फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर होगा। फ्रंट में क्या है, 0 0 -1 के बराबर है क्या, नहीं। तो फ्रंट की जो भी वैल्यू है उस वाले कंटेंट को आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। मतलब फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0। तो 0th वाले एलिमेंट को आपने रिमूव किया और उसके बाद फ्रंट की वैल्यू को आपने 1 से बढ़ा दिया। फिर आप एन की ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और इस बार आपने 33 इंसर्ट किया है। अगेन ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, रियर की वैल्यू 1 से बढ़ेगी और बड़ी इंडेक्स पोजीशन पे आपका डेटा चला जाएगा। अगेन आप एन की ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और इस बार आप 44 इंसर्ट करवाना चाहते हो। ओवरफ्लो की सिचुएशन है क्या, नो। रियर की वैल्यू 1 से बढ़ेगी और बड़ी इंडेक्स पोजीशन पे आपका डेटा रख दिया जाएगा। फिर आप यहां से डी की ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो अंडरफ्लो की सिचुएशन चेक होगी, क्या ऐसा है क्या, नहीं, क्योंकि 1 आपका -1 के बराबर नहीं है। तो फिर आप फ्रंट पे जो भी वैल्यू है उस एलिमेंट को आप रिमूव कर दीजिए। फ्रंट पे क्या है, 1, तो फर्स्ट वाले को आपने रिमूव किया और फर्स्ट वाले को रिमूव करने के बाद फ्रंट की वैल्यू को आपने 1 से बढ़ा दिया। उसके बाद फिर से आप डी की ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अगेन और अंडरफ्लो की सिचुएशन को चेक किया जाएगा, 2 = -1, नो, कंडीशन फॉल्स। तो सेकंड वाले को आप रिमूव कर दीजिए और उसके बाद फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए। फिर से आप एन की ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और इस बार आपने आइटम भेजा है 55। अंडरफ्लो की सॉरी ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक होगी, क्या रियर में रखा हुआ कंटेंट कैपेसिटी -1 के बराबर है, नहीं। 3 आपका 4 के बराबर नहीं है। तो फिर आप रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए, कितना आया, 4, और 4th इंडेक्स पोजीशन पे आप डेटा को रख दीजिए। अगेन आप एन के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो और इस बार आपने 66 आप इसमें इंसर्ट करवाना चाहते हो। ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक किया जाएगा, क्या रियर में रखा हुआ कंटेंट कैपेसिटी -1 के बराबर है। रियर में क्या है, 4, क्या आपका 4 बराबर है क्या कैपेसिटी -1 के। कैपेसिटी कितनी है, 5, 5 - 1 4। कंडीशन क्या हुई, ट्रू। और जैसे कंडीशन ट्रू हुई कौन सी सिचुएशन आ जाएगी आपके पास, ओवरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। मतलब क्यू में स्पेस अवेलेबल नहीं है, आप इसमें डेटा इंसर्ट नहीं करवा सकते। अगर आप बारीकी से इस क्यू को देखोगे तो क्या वाकई में ऐसा है, क्या इसमें स्पेस नहीं है, तो आप कहोगे कि इसमें स्पेस तो है लेकिन आप उसमें इंसर्ट नहीं करवा सकते। क्यों इंसर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर का ये सिद्धांत होता है कि इंसर्शन किस एंड से होगा, रियर एंड से, और डिलीशन किस एंड से होगा, फ्रंट एंड से। अब आप इसमें इंसर्ट करवाते करवाते रियर तक पहुंच गए हो और साथ में आप डी की ऑपरेशन पर परफॉर्म करवाते करवाते भी आप क्या कर रहे हो, रियर के पीछे पीछे चल रहे हो। लेकिन फ्रंट में आपका जो स्पेस है वो खाली है, लेकिन वो आपका अनयूज स्पेस है। यहां से मेमोरी का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। आप चाहकर भी इस मेमोरी को यूज नहीं कर सकते। और इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमें कौन देता है, आपका सर्कुलर क्यू हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है कि एक बार अगर आपका आखिरी वाली इंडेक्स फिल हो जाए तो आखिरी वाली इंडेक्स फिल होने के बाद आप डेटा वापस से कहां इंसर्ट करवा दीजिए, पहली वाली लोकेशन पे या 0th पोजीशन पे आप डेटा को क्या करवा दीजिए, इंसर्ट करवा दीजिए। और जैसे आप इस तरीके का
सिनेरियो बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा और उसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्यू को आप सर्कुलर क्यू बोलने लग जाते हैं। तो सर्कुलर क्यू ऐसा क्यों होगा जिसके अंदर एक बार अगर आखिरी वाले इंडेक्स फिल हो जाए तो आखिरी वाले इंडेक्स फिल होने के बाद डेटा हम वापस से क्या करेंगे, बिगनिंग से इंसर्ट करवाना शुरू कर देंगे। जब तक आपका जो क्यू होता है, आखिरी वाला जो रियर है, रियर आखिरी तक नहीं पहुंचता तब तक वो आपका सिंपल क्यू ही रहता है। एक बार जैसे आपका रियर आखिरी तक पहुंच गया, उसके बाद जैसे आप पहले वाले इंडेक्स पर डेटा इंसर्ट करवाते हो तो आपका जो क्यू होता है वो कैसा बन जाता है, सर्कुलर क्यू बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई आपसे ये पूछे कि सर्कुलर क्यू का यूज आप क्यों करते हो, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे कि मेमोरी का वेस्टेज रोकने के लिए या इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए आप किसका यूज करते हो, सर्कुलर क्यू का यूज करते हो। आप एक लाइन इसमें लिख लीजिए, इन ए क्यू when when last location is full, then new element is inserted, मतलब n की ऑपरेशन inserted at very first location, और वेरी फर्स्ट लोकेशन का मतलब जीरोथ इंडेक्स। तो इन ए क्यू when last location is full, then new element is inserted at very first location is called circular queue। एक और चीज आप ध्यान रखोगे, जिस तरीके से क्यू आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली सर्कुलर क्यू भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। एंड फॉलो फीफो प्रिंसिपल, ठीक है। सर्कुलर क्यू भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और कौन से वाले प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखोगे और वो ये कि जो आपका सर्कुलर क्यू होता है, सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग बफर। सर्कुलर क्यू को कई बार हम क्या बोलते हैं, रिंग बफर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिंग बफर, क्योंकि सर्कुलर क्यू में आमतौर पे होता क्या है, जब आखिरी वाले इंडेक्स फिल हो जाती है तो डेटा हम वापस से कहाँ इंसर्ट करवाते हैं, बिगिनिंग में इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। सपोज करो डेटा कुछ इस तरीके से है, लेट्स से 44 एंड 55। अगर मैं इसको एक सर्कल की फॉर्म में बनाना चाहूं तो क्या इस तरीके से बना सकता हूं, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और मान के चलो ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ इंडेक्स है। तो होगा क्या, सबसे पहले डेटा जीरो इंडेक्स पर रखा जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और जैसे फुल होगा वापस से डेटा आपका कहाँ इंसर्ट करवा दिया जाएगा, जीरो इंडेक्स पे इंसर्ट करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक सर्कल बनता है, ठीक है, एक रिंग आपका बन जाता है। इसीलिए आप सर्कुलर क्यू को कई बार क्या बोलते हो, रिंग बफर भी बोलते हो। कई एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि सर्कुलर की क्यू इज ऑल्सो नोन एज, तो आप कहोगे कि सर्कुलर क्यू को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिंग बफर भी बोलते हैं। और सर्कुलर क्यू का यूज क्यों करते हैं, तो आप ये बात भी लिख लीजिए, द सर्कुलर क्यू इज यूज फॉर प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो हम कह सकते हैं फॉर efficient memory utilization।
अगर हमें मेमोरी का इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन करना है तब हम किसका यूज करेंगे, सर्कुलर क्यू का यूज करेंगे। अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो जो हमारे सिंपल क्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो सेम ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म होंगे, सर्कुलर क्यू के, मतलब एन क्यू ऑपरेशन एंड डी क्यू ऑपरेशन। हमें यह पता है कि एन क्यू ऑपरेशन जो होता है वो रियर एंड से परफॉर्म किया जाता है और जो डी क्यू ऑपरेशन होता है वो आपका फ्रंट एंड से परफॉर्म किया जाता है। फिर हमने सिंपल क्यू के टाइम पे ये भी देखा था कि जब जब हम एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब तब हम सिंपली रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ा देते हैं और जब जब हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब फ्रंट की वैल्यू को हम 1 से बढ़ा देते हैं। लेकिन सर्कुलर क्यू में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान के चलो कैपेसिटी 5 है, इंडेक्स रही होगी 0 से 4 तक, तो होगा क्या कि पहले बार आप 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करवाओगे, उसके बाद फर्स्ट अप टू 4 तक जाओगे, लेकिन 4 तक जाने के बाद आपको वापस से कहाँ आना पड़ेगा, 0th इंडेक्स पे आपको वापस से आना पड़ेगा। तो वहां पर सर्कुलर क्यू में रियर की जो नई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम अलग फॉर्मूले का यूज करते हैं। सिंपली हम रियर की वैल्यू को 1 से नहीं बढ़ाते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। इन सर्कुलर क्यू the NQ operation is performed using rear end and value of rear is calculated as। किस तरीके से हम रियर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। देखो सपोज करो एक एरे आपको गिवन है और उसकी कैपेसिटी कितनी है आपकी 6 मान लेते हैं कि उसकी कैपेसिटी है, और उस एरे को अब हमें किसकी तरह बिहेव करवाना है, क्यू की तरह बिहेव करवाना है। या मैं यूं कहूं कि क्यू को हम किसके थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर जो इसकी इंडेक्स होगी वो कैसे होगी, फ्रॉम 0 to 5। इंडेक्स रिव्यू की फ्रॉम 0 to 5। जब डेटा इसमें इंसर्ट किया जाएगा तो वो रियर के थ्रू इंसर्ट किया जाएगा और डिलीशन जब किया जाएगा तो फ्रंट के थ्रू किया जाएगा। मान के चलो यहाँ पर डेटा रखा हुआ आपका 50 और यहाँ पर डेटा रखा हुआ है 60। तो इस केस में आपका जो रियर है उसकी वैल्यू क्या रही होगी 5 और जो आपका फ्रंट है उसकी वैल्यू क्या रही होगी आपकी 4, क्योंकि इंसर्शन होने के बाद यहाँ से डेटा आपने क्या कर दिया होगा, रिमूव कर दिया होगा। तो फ्रंट की वैल्यू 4 है और रियर की वैल्यू 5 है। अब जो नया एलिमेंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, 0th इंडेक्स पे आएगा। 0 के बाद कहाँ आएगा, फर्स्ट पे, फिर कहाँ आएगा सेकंड पे, फिर कहाँ पर आएगा थर्ड पे। तो हमें आमतौर पे हम रियर की वैल्यू को इस तरीके से बढ़ाते हैं कि रियर असाइन रियर +1। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो रियर में क्या है 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 हमारे पास कोई वैलिड इंडेक्स यहाँ पर नहीं है। तो हमें अभी रियर की वैल्यू कितनी है 5, और इस 5 से हमें क्या लाना है, 0 लाना है। तो कैसे हम ला सकते हैं, और एक डेटा हमें और गिवन है यहाँ पर कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी में कितना रखा हुआ हमारे पास 6 रखा हुआ है। अभी वैल्यू क्या है 5, 5 से क्या लाना है 0, 0 के बाद क्या आ जाना चाहिए 1, 1 के बाद क्या आ जाना चाहिए 2, 2 के बाद अप टू कहां तक चलेंगे 5 तक, और 5 तक चलने के बाद वापस से क्या हो जाए 0। इस तरीके से सिलसिला चले। तो क्या ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाए कि जिससे अभी रियर की वैल्यू 5 है और वो कितनी हो जाए 0। तो आप सिंपल सा कहोगे कि आप 5 में 1 जोड़ दीजिए। आमतौर पे आप रियर में की नई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, रियर में 1 ही आप जोड़ते हो। तो आप रियर में 1 जोड़ दीजिए, और रियर में 1 जोड़ने के बाद इसको मोड कर दीजिए किससे, कैपेसिटी से। किससे मोड कर दीजिए, कैपेसिटी से मोड कर दीजिए। तो बताओ रियर में क्या है 5, 5 + 1 कितना हुआ 6, मोड कैपेसिटी में कितना है 6, तो 6 में 6 का भाग देंगे तो 6 पर कितना मिलेगा हमें 0। तो रियर की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 के बाद क्या होना चाहिए 1। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रियर +1, रियर में क्या है 0, 0 + 1 मोड कैपेसिटी, कैपेसिटी में कितना है 6, 0 + 1 कितना हुआ 1, और 1 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा 1 ही तो मिलेगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, उसके बाद 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा।
तो सर्कुलर क्यू में रियर की नई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि रियर असाइन रियर प्लस 1 मॉड कैपेसिटी। सिंपली रियर की वैल्यू को 1 से ना बढ़ा के सबसे पहले रियर की वैल्यू में 1 बढ़ाएंगे और 1 बढ़ाने के बाद मोड कर देंगे किससे, कैपेसिटी से। और कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर मैक्स साइज या एन से होता है कि टोटल इसमें कितने एलिमेंट रखे जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो डिलीशन ऑपरेशन होगा या डीक्यू ऑपरेशन होगा वो किसके थ्रू परफॉर्म किया जाएगा, आपका फ्रंट के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। तो इन सर्कुलर क्यू डीक्यू operation is performed using front end and value of front is calculated as, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां पर हमने फिफ्थ में डेटा इंसर्ट करने के बाद डेटा कहां इंसर्ट करवाया, 0 पे 1 पे 2 पे। जब आप डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब भी आपने फोर्थ वाले को रिमूव किया, उसके बाद आपने फिफ्थ वाले को रिमूव किया, और फिफ्थ वाले को रिमूव करने के बाद आप किसको रिमूव करोगे, 0th वाले को तो रिमूव करोगे, क्योंकि सर्कुलर क्यू है। तो भी आपका प्रिंसिपल कौन सा वाला चलेगा, पीपो प्रिंसिपल तो चलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। तो सेम फ्रंट की जो नई वैल्यू आएगी वो भी कैसे आएगी, फ्रंट प्लस 1 मोड कैपेसिटी से, फ्रंट प्लस 1 मोड कैपेसिटी। तो बातें तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि रियर की नई वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो रियर प्लस 1 करके मोड कैपेसिटी करना पड़ेगा। और सर्कुलर क्यू में फ्रंट की नई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप कहोगे कि फ्रंट में प्लस 1 करके मोड क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी करना पड़ेगा। अब जब हम एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ओवरफ्लो की सिचुएशन आती है, और जब हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में अंडरफ्लो की सिचुएशन आती है। आमतौर पे क्यू में जो ओवरफ्लो की सिचुएशन आती है वो कब आती है, रियर की वैल्यू कैपेसिटी -1 के बराबर आ जाए। और अंडरफ्लो की सिचुएशन हमें कब देखने को मिलती है, जब फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो, -1 के बराबर हो। तो देखो इन सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो की सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे। मैं यहां से डायग्राम बना लेता हूं जिससे बात समझने में थोड़ी सी आसान रहे। मान के चलो कैपेसिटी कितनी गिवन है, 6। और 5 फ्रंट एंड ये हमारे पास है रियर। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। देखो जब आपका क्यूब पहली बार चल रहा होगा तब तक वो क्या रहेगा, आपका सिंपल क्यू रहेगा। आखिरी वाले इंडेक्स फिल होने के बाद डेटा कहां पर आता है, 0th इंडेक्स पे आता है। तो यहां पर अगर आपका क्यू एक सिंपल क्यू है, और सिंपल क्यू के केस में ये फुल कब होगा, जब सिचुएशन कुछ ऐसी हो, 11, 22, 33, 44, 55 एंड 66। अभी तक क्या ये क्यू आपका सर्कुलर क्यू बना है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि फ्रंट में क्या रखा हुआ है, 0, और रियर में क्या रखा हुआ है, 5। आप यहाँ पर डेटा इंसर्ट करते चले गए और आखिरी तक आपने डेटा इंसर्ट कर लिया है। क्या अब आप इसमें डेटा इंसर्ट करोगे तो पॉसिबल होगा, तो आप कहोगे नहीं पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आखिरी वाले इंडेक्स फिल होगी आप डेटा कहां पर इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, 0th इंडेक्स पे डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, जबकि 0th इंडेक्स पे तो डेटा अभी भी आपका फिलहाल बैठा हुआ है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि यदि रियर में रखा हुआ कंटेंट, यदि आपके रियर में रखा हुआ कंटेंट बराबर आ रहा है किसके, कैपेसिटी -1 के, क्योंकि 6 - 1 5 के बराबर, कैपेसिटी -1 एंड फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, रियर में रखा हुआ कंटेंट कैपेसिटी -1 के बराबर है और फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट 0 के बराबर है। तो अभी तक आपका सर्कुलर क्यू, अभी तक आपका क्यू सर्कुलर क्यू नहीं बना है, वो सिंपल क्यू ही है, और आपने बिगिनिंग से किसी भी तरह का कोई डेटा डिलीट नहीं किया है। हाँ, अगर आप ऐसा कर दो, मान के चलो यहां से आपने डेटा को रिमूव कर दिया, तो उस केस में आपका जो फ्रंट होगा, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी। तो देखो
रियर की वैल्यू कैपेसिटी -1 के बराबर है क्या? यस, आप कहोगे कि रियर की वैल्यू कैपेसिटी -1 के बराबर है, क्योंकि रियर में 5 रखा हुआ है और 5 जो होता है वो 6 - 1 के बराबर होता है। एंड फ्रंट इक्वल टू 0, क्या फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट 0 के बराबर है? तो आप कहोगे कि नहीं, फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट आपका 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें बिगनिंग में क्या है, डेटा खाली है, और जब बिगनिंग में डेटा खाली है तो यहां से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब यहां से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ओवरफ्लो की सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन वैराज फिलहाल सिचुएशन हमारे पास ऐसी है। अगर ऐसा है तो आपका जो क्यू है अभी तक सिंपल क्यू ही है और उसमें एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन मान के चलो आपका जो सर्कुलर जो आपका क्यू है वो कैसा बन चुका है, सर्कुलर क्यू बन चुका है। और सर्कुलर क्यू कैसे बना है, यहां से जो आपका रियर है, रियर में सॉरी फ्रंट जो है, फ्रंट में रखा हुआ है 4, और रियर में मान के चलो कि लास्ट वाले इंडेक्स फिल होने के बाद में डेटा बिगनिंग से इंसर्ट शुरू हुआ 77, 88, 99 एंड मान के चलो आपने लिखा 105। तो रियर आपका क्या आ चुका है, 3 के बराबर हो चुका है। ऐसा ही तो हुआ होगा सर्कुलर क्यू बनने के बाद। तो ये क्या है आपका फ्रंट और ये क्या आपका रियर। हाँ, अगर रियर की वैल्यू पीछे होगी तो ऑब्वियसली जगह होगी, लेकिन आपका क्यू सर्कुलर क्यू बन चुका है, और सर्कुलर क्यू बनने के बाद में भी ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। तो अब आप ओवरफ्लो की सिचुएशन कैसे चेक करोगे, तो आप बताओ इस डायग्राम से कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि यदि रियर में रखा हुआ कंटेंट फ्रंट -1 के बराबर आ जाए और रियर इज इक्वल टू फ्रंट -1, अगर ऐसा है तो आपका क्यू सर्कुलर क्यू बनने के बाद में क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। देखो ये वाली सिचुएशन किसको डील करेगी, सिर्फ जब तक आपका जो क्यू है वो नॉर्मल क्यू है, सर्कुलर क्यू नहीं बना है। अगर यहां से कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप इस वाले पार्ट को चेक करोगे, और इस वाले पार्ट की कंडीशन अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि आपका क्यू सर्कुलर क्यू बन चुका था और अब उसमें स्पेस अवेलेबल नहीं है। और अगर यहां से कंडीशन फॉल्स हो जाए तो समझ जाना कि अभी भी सर्कुलर क्यू बनने के बाद में उसमें स्पेस अवेलेबल है। जैसे मान के चलो सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, यहां 1 रखा हुआ है, तो चेक किया रियर में रखा हुआ कंटेंट कैपेसिटी -1 के बराबर है क्या, रियर में क्या है 1, क्या 1 5 के बराबर होता है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई आगे लॉजिकल एंड है, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन की वजह से आगे वाले को चेक ही नहीं करेगा, सीधा लॉजिकल और वाले पोर्शन पे जाएगा और चेक करेगा कि रियर में रखा हुआ कंटेंट फ्रंट -1 के बराबर है क्या। देखो रियर में क्या है 1, बराबर है क्या फ्रंट -1, 4 - 1 3, क्या 1 3 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। और जब दोनों जगह से कंडीशन फॉल्स हो गई इसका मतलब है कि ओवरफ्लो की सिचुएशन फिलहाल हमारे पास नहीं है, स्पेस अवेलेबल है। और इस डायग्राम को देख के भी हमें लगता है कि स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा आसान तरीका ये होता है कि आप सिंपली इस तरीके से भी ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक कर सकते हो कि यदि रियर में आपने 1 बढ़ाया, उसको मोड किया किससे, कैपेसिटी से, और कैपेसिटी से मोड करने के बाद अगर वो किसके बराबर आ जाए, फ्रंट के बराबर आ जाए, तो समझ जाना कि आपका जो क्यू है, ठीक है, वो उसमें अब एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है, और ये दोनों सिचुएशन को डील कर लेगा। ठीक है, ये आपके ऑर्डिनरी क्यू वाली सिचुएशन को भी डील कर लेगा और ये आपके सर्कुलर क्यू वाली सिचुएशन को भी डील कर लेगा। जैसे मान के चलो मैं यहां से दोनों सिचुएशन आपको बता देता हूं। 10 20 30 40 50 एंड 60, फ्रंट में क्या रखा हुआ है 0, और रियर में क्या रखा हुआ है आपके पास 5 रखा हुआ है। क्या अभी आपका जो क्यू है वो सर्कुलर क्यू बना है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल भी आपका सर्कुलर क्यू नहीं बना है। क्या यहाँ पर ओवरफ्लो की सिचुएशन आएगी, तो आप कहोगे बिल्कुल ओवरफ्लो की सिचुएशन आएगी, क्योंकि एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है। दूसरे वाले फॉर्मूले से देखो, रियर +1, रियर में क्या है 5, 5 + 1 मोड कैपेसिटी, कैपेसिटी में कितना है 6, बराबर आ रहा है कि किसके, फ्रंट के, फ्रंट की वैल्यू क्या है
जीरो। 5 + 1 6, 6 मोड 6, 6 में 6 का भाग दिया तो शेषफल जीरो। क्या जीरो जीरो के बराबर है? यस, कंडीशन ट्रू। और जैसे कंडीशन ट्रू होगी मतलब इसमें एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है और आपका क्यूब कैसा जा रहा है? आपका ओवरफ्लो की सिचुएशन में जा रहा है। अब मान के चलो आपका सर्कुलर क्यूब बन चुका था, सर्कुलर क्यूब बन चुका था तो मैं यहां से अजम्पशन ले लेता हूं, ठीक है, कि यहां पर आपका कौन बैठा है? फ्रंट। और यहां पर कौन बैठा? आपका रियर बैठा है, ठीक है। तो यहां से फ्रंट की वैल्यू क्या है? 4 और रियर की वैल्यू क्या है? 3। रियर की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पर? 3 है। क्यों? क्योंकि जीरो इंडेक्स पर डेटा फिल होने के बाद वापस से जीरो से फिल होता हुआ आया होगा, तो इसमें से फ्रंट यहां पर बैठा है और रियर आपका यहां पर बैठा है। चेक करो, रियर +1, रियर में क्या है? 3, 3 + 1 मोड कैपेसिटी, कैपेसिटी में कितना है? 6, बराबर है क्या किसके? फ्रंट के। फ्रंट में क्या है? 4, 3 + 1 4 मोड 6 4, बराबर है क्या 4 के? यस, कंडीशन ट्रू। मतलब आपका सर्कुलर जो सिंपल क्यू था वो सर्कुलर क्यू बनने के बाद में भी अब उसमें एक भी एलिमेंट का स्पेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो की सिचुएशन को डील कर सकते हो। ये आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन दोनों वाले तरीके क्यों बताए? क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसी कंडीशन देके पूछता है, ठीक है, कि बताओ इनमें से कौन सी वाली जो सिचुएशन है, ठीक है, वो सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो की सिचुएशन को क्या करेगा? चेक करेगा। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं तो फिर वहां पर सवाल के गलत होने की गुंजाइश रहती है। क्योंकि जब भी हम किसी नए टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक बार तो वो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हमारा नहीं पढ़ा हुआ होता है और ऑन द स्पॉट अगर हमें ये क्लिक करवाना हो कि क्या इस तरीके से भी हो सकता है तो वो थोड़ा सा जायज बात नहीं होती है। तो इस तरीके से आप सर्कुलर क्यू में दो तरीके होते हैं आपके पास ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करने के लिए। और जो आपका अंडरफ्लो होता है, अंडरफ्लो की जो सिचुएशन चेक होती है वो तो नॉर्मल तरीके से चेक होती है। जिस तरीके से आपका सिंपल क्यू में चेक होता है उसी तरीके से अंडरफ्लो की सिचुएशन आपके सर्कुलर क्यू में चेक होती है। कैसे? कि यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो? आपके -1 के बराबर हो। यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर हो तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्यू है वो कौन सी सिचुएशन में जा रहा है? अंडरफ्लो की सिचुएशन में जा रहा है। उसमें एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कई बार सर्कुलर क्यू में इस चीज का भी फॉर्मूला पूछा जाता है कि बताओ सर्कुलर क्यू में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट फिलहाल एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सर्कुलर क्यू, कि सर्कुलर क्यू में फिलहाल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सपोज करो ये आपके पास एक क्यू है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो बताओ कैपेसिटी कितनी रही होगी? आपका हो गया कैपेसिटी कितनी हमारे पास? 6 है। मान के चलो ये आपका फिलहाल सिंपल क्यू है। कैसा क्यू है? सिंपल क्यू है। और इसमें डेटा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, लेट्स से 33 44 एंड 55। इस सिचुएशन के हिसाब से फ्रंट की वैल्यू क्या है? 2 और रियर की वैल्यू क्या है आपके पास? 4। फ्रंट की वैल्यू क्या है? 2 और रियर की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 है। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप सिंपल सा बात है कि जो आपका रियर है उसमें से क्या कर दो? रियर की वैल्यू ये है, उसमें से आप किसकी वैल्यू को रिमूव कर दो? फ्रंट की वैल्यू को रिमूव कर दो। जो आपका रियर है उसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको? फ्रंट की वैल्यू को। तो रियर की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। माइनस क्या किसको? फ्रंट की वैल्यू को। फ्रंट की वैल्यू क्या है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एलिमेंट हमने यहाँ पर 4, हालांकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक कम आगे जाके ऐड कर देंगे, लेकिन हमने ये माना है कि टोटल कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है इसमें। इसमें से इतने तो एलिमेंट नहीं है ना इसमें, और वो वैल्यू हमें कहां से मिल जाएगी? फ्रंट से मिल जाएगी। फ्रंट की वैल्यू क्या है? 2। और जब इस इंडेक्स पे डेटा है तो उससे पहले क्या होंगे? दो ही ब्लॉक खाली है, तो हमने क्या कर दिया? -2 और आखिरी में +1 कर दीजिए। क्यों किया +1? क्योंकि यहां से रियर की वैल्यू को हमने 4 माना था, जबकि यहां तक जो ब्लॉक है वो कितने हो गए हमारे पास? 5 ब्लॉक हो गए। तो 4 - 2, 2 + 1, टोटल कितना आया? 3। क्या इस क्यू में आपके पास 3 ही एलिमेंट है? तो आप कहोगे कि यस बिल्कुल, यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 3 ही एलिमेंट है। ये किस में चेक होता है? जब आपका जो क्यू है वो कैसा है? सिंपल क्यू है। लेकिन यही क्यू अगर आपका बन जाए सर्कुलर क्यू, तो उस केस में सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा कि मान के चलो ये क्यू है आपका, इंडेक्स रही होगी फ्रॉम 0 to 5।
इस सिचुएशन में भी जो आपका कैपेसिटी है वो कितना है, यहाँ पर 6 है। मान के चलो सिचुएशन कुछ ऐसी है 55, 66, 77 एंड 88। तो हमें पता है कि ये सर्कुलर क्यूब बन चुका है, तो ये रियर है और ये आपका फ्रंट है। तो अब आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो, रियर में कितना है तो आप कहोगे कि रियर में कितना है 1, माइनस फ्रंट में कितना है तो आप कहोगे कि 4 प्लस 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1 कितने माइनस के 2। ठीक है, ये तो हमसे उधार मांगने लग गया कि बताओ क्यों में 2 एलिमेंट अभी फिलहाल आपके कैसे हैं, हमारे पास उधार है, मतलब इस फॉर्मूले से आप सर्कुलर क्यूब में नंबर ऑफ एलिमेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, आपके पास 6 एलिमेंट है, और वो वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, कैपेसिटी से। आप कहोगे कैपेसिटी, ये टोटल एलिमेंट है, इस टोटल एलिमेंट में से आपके पास फ्रंट को आप रिमूव कर दीजिए, मतलब इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट है सबको आप रिमूव कर दीजिए। हाँ, हमें पता है कि यहाँ आगे एलिमेंट है, लेकिन जो आगे एलिमेंट है वो तो किस में है, रियर में, उनको वापस जोड़ देंगे। तो टोटल एलिमेंट में से फ्रंट से पीछे वाले जितने भी एलिमेंट है उन सबको आप रिमूव कर दीजिए। तो आपने यहाँ से क्या कर दिया, फ्रंट को रिमूव कर दिया, मतलब फ्रंट की वैल्यू क्या है 4, तो उससे पहले 4 ही ब्लॉक है 1 2 3 4, आपने इनको रिमूव कर दिया और उसके बाद जोड़ दीजिए रियर। रियर की वैल्यू क्या है 1, लेकिन जब रियर की वैल्यू 1 है तो टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास, 2 एलिमेंट है, मतलब 1 कम आ रहा है, तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पर, सॉरी प्लस क्या कर दिया आपने, रियर को प्लस कर दिया, और रियर को प्लस करने के बाद आपने +1 कर दिया। हमने यहाँ पर भी +1 किया था, उसका भी लॉजिक आपको समझ में आ गया था, और यहाँ पर भी हमने +1 किया है, आपका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि रियर की वैल्यू क्या है 1, और 1 का मतलब है कि यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट है यहाँ पर। अगर रियर की वैल्यू 3 होती तो भी हम +1 करते, क्योंकि 3 होने का मतलब है कि उससे जो टोटल ब्लॉक है वो कितने हैं 4 है, तो कैपेसिटी कितनी है 6, माइनस फ्रंट की वैल्यू क्या है 4, प्लस रियर की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, तो 6 माइनस 4 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कितने हो गए 4। तो क्या इस क्यू में टोटल 4 ही एलिमेंट है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल टोटल 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। ये वाली सिचुएशन आपके पास। मान के चलो कि आपका क्यू ऐसा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो वो होता है जो हर एक सिचुएशन पे क्या कर जाए, काम कर जाए। 0 1 2 3 4 5 एंड लेट से 33 44 55, ये आपका फ्रंट है और ये क्या है आपका रियर है। और जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी में क्या रखा हुआ आपका 6 रखा हुआ है। ये कब की सिचुएशन है, जब आपका क्यू अभी सर्कुलर क्यू नहीं बना है, ठीक है। ये कौन सी वाली सिचुएशन थी कि आपका क्यू कैसा बन चुका था, सर्कुलर क्यू बन चुका था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ये काम करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो चेक करो कैपेसिटी, कैपेसिटी में कितना है, आप कहोगे 6, माइनस फ्रंट, फ्रंट की वैल्यू क्या है 2, प्लस रियर, रियर की वैल्यू क्या है 4, और इतना करने के बाद में भी क्या करना आपको +1 करना है। तो 6 माइनस 2 कितना हुआ 4, 4 प्लस 4 प्लस 1, तो 8 प्लस 1, और 8 प्लस 1 कितना हुआ 9। तो क्या इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, तो आप कहोगे कि इसकी कैपेसिटी जब 6 है तो फिर 9 एलिमेंट कैसे आ सकते हैं। अब आपके पास एक डेटा है 2 जो फ्रंट में रखा हुआ है, एक डेटा आपके पास 4 जो रियर में रखा हुआ है, एक डेटा आपके पास कैपेसिटी जो जिसकी एक डेटा आपके पास 6 जो कैपेसिटी में रखा हुआ है, और एक डेटा आपने कैलकुलेट किया है 9 जो इस फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल कितने एलिमेंट है, तो आप कहोगे कि टोटल 3 एलिमेंट है। अब इन पूरे डेटा से आप 3 कैसे ला सकते हो, तो आपका फिर अगेन सिंपल सा जवाब होगा कि ये जो भी डेटा आया ना, ठीक है, इस डेटा को अगर मैं कैपेसिटी से मोड कर दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा, क्योंकि 9 में जब 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा हमें, 3 शेषफल मिलेगा। या मैं इसको ऐसा भी तो कह सकता हूं कि 8 में 6 का भाग देके +1 कर दूं, या 9 में 6 का भाग दे दूं, बात तो एक ही है। 8 में 6 का भाग दोगे तो शेषफल कितना मिलेगा 2 + 1, तो भी कितना आएगा 3, और 9 में 6 का भाग दोगे तो भी शेषफल कितना आएगा 3। तो यस, दोनों तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका अधूरा फॉर्मूला है, जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट फॉर्मूला ऐसा होगा कि कैपेसिटी में से आप फ्रंट को माइनस कीजिए, प्लस आप उसमें रियर को ऐड कीजिए, उसके बाद मोड कीजिए किससे, कैपेसिटी से। कैपेसिटी से मोड करने के बाद
जो कंप्लीट रिजल्ट है उस कंप्लीट रिजल्ट में आप 1 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और जैसे आप कंप्लीट रिजल्ट में 1 को ऐड करोगे तो उसके बाद इसका जो डेटा आएगा, यहां से जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उससे आप सर्कुलर क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सर्कुलर क्यू को लेके जितने भी सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सिनेरियो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं सर्कुलर क्यू के लिए एनक्यू और डीक्यू जो ऑपरेशन होते हैं उनकी एल्गोरिथम भी मैं लिख देता हूं कि किस तरीके से आप सर्कुलर क्यू में एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, क्योंकि सारी की सारी सिचुएशन हमने सीख ली है। सर्कुलर क्यू एनक्यू ऑपरेशन, ऑब्वियसली हमारे पास यहां पर एक एनक्यू नाम से फंक्शन होगा जो सर्कुलर क्यू में डेटा को इंसर्ट करेगा। जब सर्कुलर क्यू में डेटा को इंसर्ट करेगा तो एक तो क्यू हमें चाहिएगा, एक तो क्यू हमें चाहिए, साथ में उसकी कैपेसिटी भी हमें चाहिए। क्यों चाहिए कैपेसिटी? क्योंकि हमें ओवरफ्लो की सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा, वहां पर चेक करना पड़ेगा। तो क्यों चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, एक वो आइटम जिसमें हमें डेटा इंसर्ट करवाना है। इसके अलावा जो डेटा का इंसर्शन होता है वो किस एंड से होता है, रियर एंड से होता है। क्या फ्रंट की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे कि यस, बिल्कुल फ्रंट की जरूरत पड़ेगी। किसमें? क्यू में। क्योंकि जब पहली बार क्यू में इंसर्शन होता है तो उस केस में फ्रंट की वैल्यू को भी हमें क्या करना होता है, 1 से बढ़ाना होता है। तो हमें यहाँ पर फ्रंट की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो आमतौर पे स्टेप फर्स्ट में हम प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब भी हम एन के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करते हैं। और ओवरफ्लो की सिचुएशन को सर्कुलर क्यू में चेक करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। दोनों में से जिस जिस फॉर्मूले को आप यूज करना चाहो उस फॉर्मूले को आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो हमने लिखा इफ रियर +1 मोड किया किससे, कैपेसिटी से, और वो बराबर आ जाए किसके, फ्रंट के। अगर ऐसा है तो आपका जो क्यू है, ठीक है, जो किस में जा रहा है, आपका ओवरफ्लो की सिचुएशन में जा रहा है। आप चाहो तो पहले वाले फॉर्मूला के यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आप प्रिंट करवा दीजिए सिंपल कि क्यू आपका किस में है, ओवरफ्लो की सिचुएशन में है, और यहाँ से रिटर्न हो जाइए। क्योंकि जब आपका क्यू ही ओवरफ्लो की सिचुएशन में है तो फिर उस केस में आप नया एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट नहीं करवा सकते। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो आप फिर एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हो। और जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट करवाओगे उससे पहले आपको रियर की नई वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और सर्कुलर क्यू में रियर की नई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप कहोगे कि रियर असाइन रियर +1 मॉड कैपेसिटी। ऐसा करके तो आप क्या करते हो, सर्कुलर क्यू में रियर की नई वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो रियर की नई वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है तो स्टेप 4 में आप एलिमेंट को क्या करवा दीजिए, इंसर्ट। कहां पर, जो आपका क्यू है, इस क्यू के रियर एंड पे आपका जो आइटम है उस आइटम को आप इंसर्ट करवा दीजिए। और एक जरूरी स्टेप आखिरी में आपको ये भी चेक करना है, ठीक है, आखिरी में आपको ये भी चेक करना है कि जो इंसर्शन हो रहा था, ठीक है, क्या वो पहली बार तो नहीं हो रहा था। तो वो कैसे चेक करोगे कि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो सिंपली आप फ्रंट में क्या सेट कर दीजिए, 0 सेट कर दीजिए, या फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए। क्योंकि -1 +1 करोगे तो भी आपको 0 मिल जाएगा। जो चाहिए था वो काम हो चुका है। तो आप प्रोसेस को क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। तो इस तरीके से आप सर्कुलर क्यू में एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको सर्कुलर क्यू में डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डी क्यू ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू, एक फंक्शन लिया आपने डी क्यू नाम से, आपको यहां पर क्यू तो चाहिएगा ही, ठीक है। क्या इसके अलावा कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी आपको? तो आप कहोगे कि बिल्कुल कैपेसिटी की यहां पर जरूरत पड़ेगी। क्योंकि फ्रंट की जब नई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर भी आपको फ्रंट में +1 करके जो रिजल्ट आएगा उसको मोड करना पड़ेगा, किससे, कैपेसिटी के साथ में। तो क्यू चाहिए, क्यू के अलावा आपको कैपेसिटी, इसके अलावा जो आपका डिलीशन वाला काम होता है वो किस एंड से होता है, फ्रंट एंड से। तो फ्रंट आपको चाहिएगा
क्या इसके अलावा रियर आपको चाहिए? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जब हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब भी क्यू में एक स्पेशल केस आता है, जिसको हमने सिंपल क्यू के केस में भी डिस्कस किया था कि मान के चलो आप डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पे जिस एलिमेंट को आप रिमूव कर रहे हो वो क्या है, आपका आखिरी एलिमेंट है, क्योंकि सिचुएशन ये भी तो हो सकती है क्यू के केस में। ठीक है, कि मान के चलो यहां पर आपके पास लेट्स से 20 है, ये 30 है, ये आपका रियर है और ये आपका क्या है, फ्रंट है। आपने इस वाले को रिमूव किया तो इस वाले को रिमूव करने के बाद में फ्रंट की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गई होगी और फ्रंट भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा। अब आप वापस से क्या करो, इसी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो। यस, एलिमेंट है तो आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन जैसे आप इसको रिमूव करोगे उसके बाद फ्रंट की वैल्यू 1 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आगे तो आपका एलिमेंट ही नहीं है। तो आप जिस एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो अगर वो आपका आखिरी एलिमेंट है और उसको भी अगर आपने डिलीट कर दिया तो उस केस में आपका जो क्यू है वो क्या बन जाएगा, फ्रेश क्यू बन जाएगा। और जब आपका क्यू फ्रेश क्यू बन जाएगा तो फ्रंट और रियर दोनों में आपको क्या सेट करना होता है, -1 सेट करना होता है। तो रियर भी आपको यहां से चाहिएगा। तो स्टेप फर्स्ट में आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया और प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद में स्टेप सेकंड में सबसे पहले आप अंडरफ्लो की सिचुएशन को आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे कि यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर आ जाए, -1 के बराबर आ जाए, दैट मीन्स आप प्रिंट करवा दीजिए कि जो आपका क्यू है, जो आपका क्यू है वो अंडरफ्लो की सिचुएशन में चल रहा है, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है। और जब एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है तो हम डी क्यू ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते और यहां से रिटर्न हो जाइए। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि क्यू में एलिमेंट है और जब क्यू में एलिमेंट है तो हम उनको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो मान के चलो कि जिस एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम एक आइटम नाम के लोकल वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। तो हमने बोला आइटम असाइन जो हमारा क्यू है कौन सा वाला आ जाए, फ्रंट पे रखा हुआ कंटेंट आ जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रंट की वैल्यू को अपडेट करना है। लेकिन फ्रंट की वैल्यू को अपडेट करें उससे पहले हमें ये चेक करना है कि कहीं फ्रंट और रियर दोनों बराबर तो नहीं है। तो स्टेप 4 में हम ये चेक करेंगे कि यदि फ्रंट और रियर दोनों क्या है, बराबर। जब फ्रंट और रियर दोनों बराबर है तो इसका मतलब है एक ही एलिमेंट था जो था उसको भी आप क्या कर चुके हो, डिलीट कर चुके हो। तो उस केस में जो आपका फ्रंट और जो आपका रियर, फ्रंट और आपका रियर दोनों में क्या आ जाना चाहिए, दोनों में आ जाना चाहिए -1। और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि एक से ज्यादा एलिमेंट थे और जब एक से ज्यादा एलिमेंट थे तो आप सिंपली फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाओगे। सिंपली 1 से बढ़ाओगे मतलब जिस तरीके से आप सर्कुलर क्यू में फ्रंट की वैल्यू को बढ़ाते हुए आए हो। और कैसे बढ़ाओगे सर्कुलर क्यू में फ्रंट की वैल्यू को, फ्रंट असाइन फ्रंट +1 मॉड कैपेसिटी। जो चाहिए था वो काम हो चुका है। तो स्टेप 5 में आप प्रोसेस को क्या कर दीजिए, स्टॉप या एग्जिट करवा दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सर्कुलर क्यू को लेके ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर इतना कुछ आपको सर्कुलर क्यू के बारे में पता है तो फिर आपके एग्जाम में सर्कुलर क्यू को लेके आपका सवाल किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। अब कुछ एमसीक्यूज हमारे पास, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या हमारे उससे सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। लिखा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो इन सर्कुलर क्यू। कि सर्कुलर क्यू के अंदर ओवरफ्लो की सिचुएशन, दो सिचुएशन आपको गिवन है कि इनमें से कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, लिखा है कि फ्रंट जो है वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, एंड मतलब लॉजिकल एंड, रियर किसके बराबर हो, n के बराबर हो। अब यहां से आपको स्टेटमेंट को देख के ये पता लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसने कहीं पर भी n-1 नहीं किया। इसका मतलब है कैपेसिटी से एक कम नहीं करना चाहता। जब ये कैपेसिटी से एक कम नहीं करना चाहता तो समझ लेना कि किसका यूज कर रहा है, ये वन बेस इंडेक्स का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, वन बेस्ड इंडेक्स का यूज कर रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 है। और इंडेक्सिंग जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कहां से यूज कर रहे हैं, 1 से यूज कर रहे हैं। ये आया हुआ सवाल है, ठीक है, बनाया हुआ सवाल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल आते हैं, सवाल को देख के आपको खुद को क्या करना होता है, जज करना होता है।
अगर आप इस तरीके से इसको नॉर्मली ट्रीट करने की कोशिश करोगे कि फ्रंट की वैल्यू 1 है तो आप कहोगे कि नहीं, ओवरफ्लो आ ही नहीं सकता, जीरो पोजीशन वाला जो ब्लॉक है वो तो कैसा है हमारा, खाली है। तो इसने बोला फ्रंट की वैल्यू क्या हो, 1। फ्रंट की वैल्यू क्या हो आपके पास, 1 के बराबर हो। और जो रियर है, रियर की वैल्यू किसके बराबर हो आपकी, n के बराबर हो, मतलब 6 के बराबर हो। अब जब फ्रंट की वैल्यू 1 के बराबर है और रियर की वैल्यू 6 के बराबर है, इसका मतलब तो यही तो हुआ कि इसमें इस तरीके से डेटा है। जब इस तरीके से डेटा है तो क्या ये ओवरफ्लो की सिचुएशन होगी, तो आप कहोगे यस, बिल्कुल ये ओवरफ्लो की सिचुएशन होगी। और दूसरा, फ्रंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए, रियर प्लस 1 के बराबर आ जाए। जो आपका फ्रंट है, फ्रंट की वैल्यू क्या हो आपकी, रियर प्लस 1 के बराबर हो। तो इस वाली सिचुएशन को भी देखते हैं। ठीक है, यहां से आपका डेटा सपोज करो मैं 55, 66, तो यहां पर क्या बैठा होगा आपका फ्रंट, और रियर वापस से घूमा होगा 77, 80, 85, 88। तो ये क्या रहा होगा आपका, रियर रहा होगा। अब चेक करो कि जो फ्रंट की वैल्यू है वो किसके बराबर है, रियर प्लस 1 के बराबर है क्या, बताओ फ्रंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फ्रंट की वैल्यू रियर प्लस 1 के बराबर है क्या। फ्रंट की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि 4 है, बराबर है कि रियर प्लस 1, रियर की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 1 कितना हुआ, और 4, 4 4 के बराबर है, यस। और जब ऐसी सिचुएशन है तो क्या इसमें एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल है, तो आप कहोगे कि नहीं, एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है। और जब एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है तो क्या वो ओवरफ्लो की सिचुएशन होती है, यस, वो ओवरफ्लो की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और यहाँ पर स्टेटमेंट आपका ट्रू सेकंड जो है वो भी क्या है, ट्रू है। ओनली फर्स्ट नो, ओनली सेकंड नो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको जब कंसेप्ट आपको पता होगा तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के, ठीक है, इनको रिलेट करके आप देख सकते हो। अगला सवाल है कि इफ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग साइज मैक्स साइज, मतलब जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को क्या बोला है यहाँ पर, मैक्स साइज बोला है। इन विच एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, जहां पर एरे की जो इंडेक्स है वो किससे स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। फ्रंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू, जो आपका फ्रंट है वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर, सॉरी, क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। एंड रियर पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू, जो रियर है वो आपका आखिरी वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। Which one of the following condition is used to specify that circular queue is empty? इनमें से कौन सी वाली जो कंडीशन है जो इस चीज को स्पेसिफाई करेगी कि आपका जो सर्कुलर क्यू है वो कैसा आपका एम्प्टी है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट का, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये बात तो हम अभी अभी हम सीख के आए हैं कि ये वाली सिचुएशन तो तब आएगी जब आपका फ्रंट में जो रखा हुआ कंटेंट है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर है। फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। और ध्यान रखना, जब फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर होता है तो उस केस में 100% रियर में भी क्या होता है आपका, -1 ही होता है, क्योंकि इनिशियली आप फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को आप किससे सेट करते हो, -1 से सेट करते हो। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब आप डिलीट करते हो और डिलीशन के टाइम पे भी जिसको डिलीट कर रहे हो अगर वो आखिरी एलिमेंट है तो भी आप फ्रंट और रियर दोनों को किससे सेट करते हो, आप -1 से सेट करते हो। और जब आपका फ्रंट और रियर दोनों में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर होता है, इसका मतलब है कि क्यू जो कैसा है आपका एम्प्टी है, वो चाहे आपका नॉर्मल क्यू हो, वो चाहे आपका सर्कुलर क्यू हो। तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, यस। फ्रंट इज इक्वल टू रियर इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि क्यू में एक एलिमेंट है, इसका मतलब है ये आपका 1 एलिमेंट क्यों है। एंड फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1 नहीं। एंड एक ऊपर आप हमारा आंसर सही हो चुका है, तो नन ऑफ दीज यहां से हो नहीं सकता। अगला सवाल कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सर्कुलर क्यू अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। यस, रेक्टेंगुलर बफर बोलते हैं क्या, नहीं, रेक्टेंगुलर बफर नहीं बोलते। स्क्वायर बफर, नो। रिंग बफर, यस। सर्कुलर क्यू को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिंग बफर बोलते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव, नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन यहां से क्या हुआ हमारा, ट्रू हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि एक क्यू हैज configuration A, B, C, D. If you want to get the configuration D, C, B, A, you need a minimum of, ठीक है, आपका जो क्यू है वो कुछ इस तरीके से है। चार ही एलिमेंट है, यस, A, B, C, D, चार एलिमेंट है इसमें। और आप इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो, D, C, B और A, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आप चाहते हो। मतलब
आप एग्जैक्टली इस क्यू को क्या करवाना चाहते हो, रिवर्स करवाना चाहते हो। क्या चाहते हो आप, रिवर्स करवाना चाहते हो कि इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाए। तो इसके लिए आप मिनिमम 2 डिलीशन या 3 एडिशन से काम हो जाएगा। कि डिलीशन का मतलब है यहाँ पर DQ और एडिशन का मतलब है यहाँ पर NQ, कि क्या 2 डिलीशन और 3 एडिशन से काम हो जाएगा क्या। देखो यहाँ से आप 2 को डिलीट करो, ठीक है। जब आप 2 को डिलीट करोगे तो आपने डिलीट किया होगा किसको, A और B को। आपने डिलीट किया होगा A और B को आपने डिलीट किया। जब A और B को डिलीट किया तो यहां पर क्या बचा, C और D। और 3 आप एडिशन करना चाहते हो तो 3 तो एडिशन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने डिलीट ही कितने किए, 2 किए हैं। और जब आपने 2 डिलीट किए हैं तो 3 एडिशन आप कैसे कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। 3 डिलीशन एंड 3 एडिशन। तो आपने 3 डिलीशन यहां से किए, तो 3 डिलीशन जब आपने यहां से किए होंगे तो A को डिलीट किया होगा, B को डिलीट किया होगा और C को डिलीट किया होगा। तो आपके क्यू में क्या बचा होगा, केवल और केवल D बचा होगा। और उसके बाद आपका क्या कर रहे हो, 3 एडिशन कर रहे हो। जब मान के चलो आपने 3 एडिशन इस तरीके से किए हो, CBA, ऐसा आप 3 एडिशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या ऐसा करने से आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, यस, ऐसा करने से आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। उसके बाद है 4 डिलीशन एंड 4 एडिशन। 4 आपने क्या किए डिलीशन और 4 ही आपने क्या किए एडिशन, ठीक है। तो 4 डिलीशन आपने किए, A B C D, 4 डिलीशन किए और फिर आप 4 एडिशन करना चाह रहे हो, यस। तो DCBA, ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका करेक्ट। ऐसा करने से भी आपका काम हो सकता है। नन ऑफ दीज, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इन दोनों में लड़ाई है। अब इसने क्या पूछा था कि यू नीड मिनिमम, क्या चाहिए मिनिमम से, तो मिनिमम 3 से काम हो जाएगा, यस। 4 तो मैक्सिमम है, तो ये आप मैक्सिमम कह सकते हो और इसे आप मिनिमम कह सकते हो, ठीक है। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसमें आप किस ऑर्डर में निकल रहे हैं, किस ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का माथा यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं तो ये सवाल कभी सोल्व नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा आप चाहते हो, ऐसा चाहने के लिए आप मिनिमम कितने ऑपरेशन परफॉर्म करोगे कि आप इस टाइप का रिजल्ट ला सकते हो। तो 3 डिलीशन और 3 एडिशन से ये काम हो सकता है। अगला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नीड ऑफ सर्कुलर क्यू, इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो सर्कुलर क्यू की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी जो आवश्यकता है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना करता है। एक्सेस द क्यू यूजिंग प्रायोरिटी, नहीं, ये तो प्रायोरिटी क्यू का काम है, ठीक है, सर्कुलर क्यू का काम नहीं है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी, यस। जो सिंपल क्यू की जो प्रॉब्लम थी कि फ्रंट में अगर एलिमेंट खाली है तो उस केस में भी वहां पर ओवरफ्लो की सिचुएशन आती थी, तो फ्रंट में बहुत सारी मेमोरी का क्या हो रहा था, वेस्टेज हो रहा था। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सर्कुलर क्यू का यूज करते हैं। फॉलो फीफो प्रिंसिपल, हाँ, फीफो प्रिंसिपल तो फॉलो करता है, लेकिन ये काम तो हमारा सिंपल क्यू भी करता है। ये काम तो हमारा सिंपल क्यू भी करता है, सर्कुलर क्यू का ये स्पेशल काम नहीं है। एंड मोर देन वन ऑफ दी अबो नहीं, यहाँ पर सिर्फ नीड पूछा है, ठीक है। तो नीड पूछा है तो वेस्टेज जो है मेमोरी को, उसको अवॉइड करने के लिए, इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर सर्कुलर क्यू का यूज करते हैं। अगला सवाल है कि सपोज ए सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे ऑफ कैपेसिटी एन, assume that insertion and deletion operation are carried out using rear and front, no problem, ऐसा ही होता है क्यू के अंदर। एच एरे इंडेक्स वेरिएबल रेस्पेक्टिवली, इनिशियली रियर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू -1, यस, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। कि इनिशियली रियर और फ्रंट दोनों को किससे सेट करते हैं, -1 से सेट करते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो हमारा क्यू है वो कैसा है, एम्प्टी क्यू है। द कंडीशन टू डिटेक्ट क्यू फुल इज, कि अगर ऐसा है तो वो कौन सी वाली कंडीशन है जिससे आप ये डिटेक्ट करोगे कि जो क्यू है वो हमारा कैसा हो गया, फुल हो गया। मतलब ओवरफ्लो की सिचुएशन कब आएगी, इनिशियल की सारी सिचुएशन आपको देती है कि रियर +1 मोड 1 और वो करने से फ्रंट के बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा, यस, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा करने से काम हो जाएगा। आप पीछे चलिए, बोल के होंगे आप, क्योंकि कॉपी पेन तो उठाते नहीं हो। ओवरफ्लो की सिचुएशन देखनी है, यस। रियर में +1 किया और उसके बाद मोड किया कैपेसिटी। अब यहाँ पर कैपेसिटी ना बोल के वो क्या बोला है, एन, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाए, फ्रंट के बराबर आ जाए। और वो वैल्यू किसके बराबर आ जाए, आपकी फ्रंट के बराबर आ जाए। तो ऐसा करने से क्या क्यू फुल आपका डिटेक्ट हो जाएगा, यस। रियर +1 मोड
कैपेसिटी करने से रियर के बराबर नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। रियर इज इक्वल टू फ्रंट, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो क्यू है उसमें एक ही एलिमेंट होता है, बोथ ए एंड सी नहीं, ए एंड सी दोनों नहीं, सिर्फ ए से डिटेक्ट होगा कि क्यू हमारा कैसा है, फुल। सी से तो क्या डिटेक्ट होगा कि क्यू में हमारे पास एक ही एलिमेंट है, फुल नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल इन सर्कुलर क्यू व्हेन इट इज फुल, कि जब आपका सर्कुलर क्यू फुल होता है तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या आप ट्रेवर्स नहीं कर सकते? यस, आप बिल्कुल ट्रेवर्स कर सकते हो। ट्रेवर्स का सिंपल सा मतलब होता है विजिट क्यू एलिमेंट वन बाई वन, जो क्योंकि जो एलिमेंट है उनको वन बाई वन विजिट करने का जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोलोगे, ट्रेवर्स बोलोगे। उसके बाद आप डीक्यू ऑपरेशन, ठीक है, क्या डीक्यू ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो? यस, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर बोला है कि नॉट पॉसिबल व्हेन सर्कुलर क्यू इज फुल, जब आपका क्यू फुल है तो क्या उस पर डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है? यस, डीक्यू का मतलब रिमूविंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट। यस, बिल्कुल आप कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। क्या डिस्प्ले करवाया जा सकता है? यस, बिल्कुल करवाया जा सकता है। इसका मतलब है प्रिंट क्यू एलिमेंट, आप डिस्प्ले ऑपरेशन कर सकते हो। क्या आप एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? नहीं, आप एन क्यू ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्यों, कैसा आपका फुल है, और जब क्यू आपका फुल है तो इसका मतलब है उसमें एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है, मतलब ओवरफ्लो की सिचुएशन आ रही है। इसका मतलब है इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल व्हेन क्यू इज फुल। जब आपका क्यू फुल होता है तो उस केस में आप एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप नए एलिमेंट को आप इंसर्ट नहीं करवा सकते। अगला सवाल है हमारे पास कि सपोज ए सर्कुलर क्यू कंटेन 5 एलिमेंट, एक सर्कुलर क्यू है जिसके पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। फ्रंट की वैल्यू 2 है और रियर की वैल्यू आपके पास 1 है, एंड एरे साइज इज 6। द क्यू इज एम्प्टी है, फुल है, ओवरलोड है, या फिर वो इनवैलिड है। कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो, 5 एलिमेंट, और एरे की साइज यहां पर 6 दी है। मैं इंडेक्स अज्यूम कर लेता हूं, टोटल 6 है, तो जो कैपेसिटी है हमारे पास वो कितनी है, 6। और उसके बाद इसने बोला है कि वो 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। फ्रंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, और रियर की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। तो फ्रंट की वैल्यू यहाँ से 2 है, तो ये आपका फ्रंट होगा। सपोज करो डेटा आपके पास 30, 40, 50 एंड 60, और रियर की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 70 और 80। तो ये क्या आपका रियर, ये क्या आपका फ्रंट। इसका मतलब ये है कि आपका जो क्यू है वो कैसा बन चुका है, सर्कुलर क्यू आपका बन चुका है। सर्कुलर क्यू आपका बन चुका है। टोटल कितने एलिमेंट बोले, कंटेन्स 5 एलिमेंट, ठीक है, लेकिन ये 5 एलिमेंट तो नहीं, ये तो जब आपका फ्रंट किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो, और रियर आपका किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, ठीक है, तो उस केस में हाँ, तो फिर इसने इंडेक्स जो होगा वो हो सकता है कि 1 से अज्यूम किया हो। ये वाला सिनेरियो भी देख लेते हैं कि यहां से 5 एलिमेंट बैठते हैं क्या, 4 एंड 5 एंड 6। फ्रंट की वैल्यू 2 है, फ्रंट की वैल्यू 2 है, मतलब लेट्स से 20, 30, 40, 50, 60, और रियर की वैल्यू क्या है, 1, 70। नो, ये आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है, ठीक है। तो यहां से ये तो पता चल रहा है कि जो हमारा क्यू है, ठीक है, वो कैसा है, फुल है। क्यू कैसा है हमारा, फुल है, लेकिन वो कंटेन 5 एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। वो टोटल कितने एलिमेंट रख रहा है, 6 एलिमेंट रख रहा है, जब आपका फ्रंट 2 के बराबर है और जब आपका रियर क्या है, 1 के बराबर है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो रियर हो रहा है वो बिल्कुल सटा हुआ किससे, आपके फ्रंट से सटा हुआ है। तो क्यू आपका एम्प्टी है, नहीं, क्यू आपका एम्प्टी तो नहीं है। क्या क्यू आपका फुल है, हाँ, क्यू आपका फुल है। क्या क्यू आपका ओवरलोडेड है, नहीं, ओवरलोडेड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 6 की कैपेसिटी थी और टोटल 6 एलिमेंट है, तो ओवरलोड तो ये नहीं है। क्या ये आपका इनवैलिड क्यू है, नहीं, बिल्कुल ये आपका वैलिड क्यू है, और वैलिड में भी कैसा आपका फुल क्यू है। अब एक भी एलिमेंट का स्पेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगला सवाल है कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन इन सर्कुलर क्यू, कि सर्कुलर क्यू में इंसर्शन और डिलीशन करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एक बार एल्गोरिथम पे चलते हैं, वहां से बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी।
ये आपका सर्कुलर क्यू में एन क्यू ऑपरेशन था। एन क्यू ऑपरेशन मतलब नया एलिमेंट आपने इंसर्ट करवाया। क्या इस नए एलिमेंट को इंसर्ट करवाने के लिए आपने कहीं पर भी, क्योंकि एग्जिस्टिंग एलिमेंट को आपने ट्रेवर्स किया है, तो आप कहोगे कि नहीं, हमने किसी भी एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं किया है, कहीं पर भी हमने किसी भी तरह के लूप का यूज नहीं किया है। मतलब जो भी काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, कांस्टेंट टाइम में हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, आपका कांस्टेंट टाइम में हो रहा है। और जब काम आपका कांस्टेंट टाइम में हो रहा है तो दैट मीन्स आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। और आप एक बार डीके ऑपरेशन की भी देख लीजिए कि यहां पर भी आपको डिलीट करने के लिए, क्योंकि एलिमेंट को ट्रेवर्स करने की जरूरत है नहीं, आपने कहीं पर भी ट्रेवर्स नहीं किया, कहीं पर भी किसी लूप का आपने यूज नहीं किया है। तो यहां से जो कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिल रही है डीके ऑपरेशन की, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी है ऑर्डर ऑफ 1। तो यहाँ पर एन क्यू डी क्यू की पूछी थी और दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, आपकी ऑर्डर ऑफ 1 है। तो ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। नो, तो ये कुछ सवाल थे, ठीक है, जो सर्कुलर क्यू को लेके थे। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।